दोस्तों, आज का इंसान वैसे तो चांद पर पहुंचने की बातें कर रहा है, लेकिन जब परंपराओं की बातें आती हैं तो यहां आकर वो टूट जाता है और उन परंपराओं के घेरे में इस तरह से घुट घुट कर जीने लगता है कि बस इसी तरह से मुझे अपने जीवन को ख़त्म करना है। दोस्तों, आज की जो मैं आप लोगों को कहानी बताने जा रहा हूँ, एक बार सुनकर आप भी भावुक हो सकते हैं, आपकी आंखों से आंसू भी आ सकते हैं, क्योंकि आज की जो कहानी है वो एक महिला की है जिसमें उसकी शादी को मात्र 3 ही दिन बीतते हैं। उसका पति भी उससे संपर्क नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पर ससुराल वाले उसे जीवन भर विधवा रहने का जो मामला है उसके ऊपर थोप देते हैं और वो इस बात को मान भी जाती है। 3 साल उसे इसी तरह से बीत जाते हैं, लेकिन 3 साल बाद उसके जीवन में एक ऐसा बदलाव आता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये साल 2013 की हकीकत की घटना है। राजस्थान के जैसलमेर के पास एक गांव है और उसी गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम प्रभु दयाल होता है, अपने माता पिता के साथ, अपने रजवाड़े परिवार के साथ बड़े आराम से रहा करता। बड़ी धाक होती है इस लड़के की। फिर इसके लिए पड़ोस के ही गांव से रहने वाली एक लड़की जिसका नाम दीपशिखा होता है, उसके साथ इसकी शादी तय कर दी जाती है। बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है। जो प्रभु दयाल होता है वो बहुत ही लड़ाकू टाइप का होता है, उसके यार दोस्त भी बहुत ज़्यादा लड़ाकू होते हैं। ये मिनट मिनट पर बंदूक निकाल लिया करता। दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर शादी होकर आती है उसके बाद ही अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। 2 दिन तक तो दोस्तों के साथ मस्ती करता है, लेकिन जैसे ही तीसरा दिन आता है, आज यहां पर दीपशिखा और प्रभु दयाल का मिलन होता है। लेकिन मिलन से पहले प्रभु दयाल के पास एक खबर आती है कि दोस्तों की लड़ाई हो गई है। अब इस लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए प्रभु दयाल भी अपनी बंदूक लेकर जाता है और वहां जाने के बाद आपस में मुठभेड़ होती है, फायरिंग होती है और उस फायरिंग में जो प्रभु दयाल है वो और उसके 2 साथी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, इस लड़की दीपशिखा पर क्या बीती होगी जिसने अभी तक अपने पति का मुख भी सही से नहीं देखा और उसे पता चले कि उसका पति तो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। दोस्तों, अब ये लड़की टूट जाती है, रोने लगती है और रोते रोते बस यही कहती है कि पता नहीं परमात्मा, मेरे साथ में तूने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ पर जो प्रभु दयाल के घर वाले होते हैं, उसके पिता होते हैं, वो इस लड़की से कहने लगते हैं कि तुझे अब हमारे बेटे की विधवा बनकर ही जीवन काटना होगा। ये लड़की अपने मायके वालों से भी बातचीत करती है तो वो भी इसमें कहते हैं कि बेटा तुझे ऐसा ही करना पड़ेगा जैसे तेरी ससुराल वाले कह रहे हैं। अब ये लड़की करे तो क्या करे, इसके मन में बहुत सारी कामनाएं होती हैं। ये आगे अपने जीवन को बिताना चाहती थी खुशी खुशी, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर एक ऐसी परंपरा को थोप दिया जाता है कि अब ये कुछ भी नहीं कर पाती, ये वहीं बैठकर बस रोती रहती है। दोस्तों, इस लड़के के जो पिताजी होते हैं जिनका नाम हरि सिंह होता है, अब इस लड़की दीपशिखा के लिए अपने 25 एकड़ ज़मीन में से एक कोने में जो इनका एक पुराना सा ट्यूबवेल का घर था, वहीं पर इसके उस घर को रिपेयर करा दिया जाता है, वहीं एक मंदिर बना दिया जाता है और इस दीपशिखा से यही कहा जाता है कि तूने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए हैं जिस वजह से ये मेरा बेटा इस जहां को छोड़कर चला गया। इस सब का तुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। तू यहाँ भगवान का भजन कर और मेरे बेटे की विधवा बनकर रहे। इसी के साथ एक महिला को और छोड़ दिया जाता है कि इस महिला के साथ तू यहाँ पर रहे। दोस्तों, एकांत सुनसान जंगल जैसी जगह, अब इसका कोई मुंह तक देखना पसंद नहीं करता। सभी लोग कहते कि वो तो विधवा है, विधवा का मुंह देख लिया तो हमारा जो दिन है वो खराब हो जाएगा। ऐसी परंपरा
2013 में भी है दोस्तों। फिर यहाँ पर ये औरत अब इसी तरह से रहने लगती है, विधवा बनकर वहाँ पर भगवान का भजन करती और धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। लगभग 3 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है। जो हरि सिंह होते हैं उनकी एक बहन का लड़का होता है जिसका नाम करण सिंह होता है, जो बीएसएफ में कमांडेंट होता है। वो अब यहाँ अपने मामा के पास आ जाता है और इनसे यही कहता है कि मुझे घुड़सवारी सीखनी है, क्योंकि मामा के पास कई सारे घोड़े हुआ करते हैं और वो घुड़सवारी सीखने के लिए इनके पास आ जाता है। जो इनके खेतों में रास्ता बना हुआ था उसी में वो घोड़े को लेकर घूमने लगता है और घूमते घूमते उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर दीपशिखा उस घर में रहती है। दोस्तों वहाँ जाने के बाद दीपशिखा से पूछने लगता है कि भाभी तुम कैसी हो, तुम्हारी हालत कैसी है। तो यहाँ पर दीपशिखा उससे कहने लगती है कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। अब यहाँ पर वो कहने लगता है कि मामा मामी ने तुम्हें बताया नहीं कि मेरे बारे में, मेरे तो बहुत सारे फोटो होंगे, सबसे ज़्यादा आनंद तो मैंने ही उस शादी में लिया था। लेकिन यहाँ पर दीपशिखा कहती है कि मैं तो घर वालों को ही नहीं जानती, बाहर वालों को मैं क्या ही जानूंगी। अब यहाँ पर जो बीएसएफ के जवान होते हैं करण सिंह, उन्हें भी लगता है कि यार इसके साथ में तो बहुत गलत हुआ है, उसकी जो कहानी है वो बहुत ही गलत है। इस महिला के साथ एक और महिला यहाँ पर रहा करती है। उस महिला से जब ये करण सिंह पूछताछ करते हैं, वो बूढ़ी बुजुर्ग महिला होती है। तो बुजुर्ग महिला यही कहती है कि जो प्रभु दयाल है वो इससे टच तक नहीं हुए, इसके पास तक नहीं आए, उससे पहले ही इस जहां को छोड़कर चले गए। लेकिन प्रभु दयाल के पिता ने इनके ऊपर एक ऐसी जिम्मेवारी थोप दी कि इनका जीवन अब नरक बन गया। ये बेचारी यहीं पर रो रो कर अपने जीवन को काट रही है। जो लड़का होता है करण सिंह, वो इन बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा अंदर से द्रवित होता, टूट जाता है और टूटकर वो यहाँ इनसे कहकर जाता है कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा। दोस्तों जैसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, 2 दिन तक करण सिंह नहीं आता। जैसे तीसरा दिन आता है तो तीसरे दिन जो दीपशिखा होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर वो एक कुएं में छलांग लगा देती है। दोस्तों जैसे ही करण सिंह यहाँ पर पहुँचता है तो महिला उससे कहती है कि भैया दीपशिखा को बचा लो, उसने कुएं में अभी अभी छलांग लगा दी है। करण सिंह भाग कर जाता है और भागकर उस कुएं में छलांग लगा देता है। दोस्तों छलांग लगाने के बाद उसे ऊपर तो उठा लेता है, लेकिन अब निकाले कैसे। ऊपर से जो ये महिला होती है अपनी साड़ी फेंकती है और इधर जो नीचे करण सिंह होता है दीपशिखा की साड़ी को लेता है। वो दीपशिखा तो बेहोश हो चुकी थी और उसकी साड़ी के साथ अपने को उसके साथ बांधता, लपेटता और उस शादी में बांधता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ के आता है। उसकी बाजू में बहुत ज़्यादा ताकत होती है क्योंकि वो फौजी जवान होता है। दोस्तों जब ये बिल्कुल ऊपर पहुंचने वाले होते हैं तभी दीपशिखा को होश आ जाता है और दीपशिखा अपने आप की ऐसी हालत देखकर एकदम से कहने लगती है कि ये तुमने क्या कर दिया, अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही, मैं तो मर जाना पसंद करती हूँ। लेकिन यहाँ पर वो फौजी कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें जीना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। दोस्तों उसे जैसे तैसे करके बाहर निकाल देता है, उसके पेट से कुछ पानी भी निकाला जाता है। उसके बाद उसी जगह पर ये तीनों लोग पहुंच जाते हैं और अब यहाँ पर उस बुजुर्ग महिला से ये लड़का फौजी कहने लगता है कि माँ जी क्या मैं इससे शादी कर सकता हूँ। दोस्तों वो औरत बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो, अगर तुम इन परंपराओं को नहीं मानोगे तो इससे शादी बिल्कुल कर सकते हो। दोस्तों करण सिंह कहता है कि मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, सामने वाली को तो पूछ लो क्या वो मुझे पाकर खुश रहेगी, क्या वो मेरे साथ जाना चाहेगी। दोस्तों जैसे ही दीपशिखा से बातें की जाती हैं तो दीपशिखा एकदम से खुश होती है और दौड़कर करण के गले लिपट जाती है। लेकिन इस सब के बारे में ना तो जो दीपशिखा का ससुराल वाला है उसको पता होती और ना ही उसके जो मायके वाले हैं उनको पता होता। अब यहाँ पर जो करण सिंह है मन ही मन विचार करने लगता है और दीपशिखा से कहने लगता है कि मेरे घर वाले भी इस सब के लिए राजी हैं और मेरे मामा मामी भी इस सब के लिए राजी हैं, क्यों ना अब यहाँ से हम भाग चलते हैं। वो अपनी जीप लेकर आया था और जीप में बिठाकर दीपशिखा को लेकर वहाँ से वो सीधे उज्जैन अपने दोस्त के पास पहुँच जाता है और वहाँ पर लगातार 2 महीने तक रहता है। 2 महीने में यहाँ जो इनका घर होता है और जो मामा पक्ष होता है उनमें बहुत ज़्यादा झड़प हो जाती है। दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि हमारे बेटे ने बहुत ही गलत काम किया। आखिरकार 2 महीने बाद जो करण के माता पिता हैं वो तो मान लेते हैं कि
बेटा तूने अच्छा किया, एक लड़की के जीवन को संवार दिया, लेकिन जो मामा मामी है वो आज तक भी मानने के लिए तैयार नहीं है, आज तक भी इनकी दुश्मनी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर अब करण सिंह के माता पिता मान चुके होते हैं, तो करण सिंह दीपशिखा को लेकर अपने घर आ जाता है और रीति रिवाज के साथ बड़ी आराम से धूमधाम से मंदिर में जाकर इन दोनों की शादी करा दी जाती है। और शादी के बाद से ये लोग बड़े खुश हैं, बड़े आराम से अपने जीवन को काट रहे हैं। 2016 का ये मामला होता है और 2026 आ चुके, 10 साल इनकी शादी को बीत चुके हैं और 10 सालों में अब ये अपने जीवन को बहुत बेहतर तरीके से काट रहे हैं। आज जो दीपशिखा है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है और इधर जो फौजी जवान हैं वो भी अब अपने पद पर आगे उन्नति कर चुके हैं, वो डिप्टी कमांडेंट बन चुके हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। उनका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से कट रहा है। दोस्तों, अगर यहाँ पर ये जो फौजी जवान हैं ये भी ऐसा ही सोच लेते कि इस परंपरा के जरिए ही इसे रहना पड़ेगा, उसे उस व्यक्ति की विधवा बनकर रहना पड़ेगा जो व्यक्ति इस लायक था ही नहीं, क्योंकि वो हर बात पर झगड़ा किया करता था और जब वो मर जाता है तो उसके घर वाले भी यही कहते हैं कि अच्छा रहा वो मर गया, नहीं तो वो हमें पता नहीं क्या करवा देता। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं ऐसी परंपराओं के बारे में जो आज भी हमारे भारत में कई जगह चल रही हैं? इंसान अगर जवानी में ही मर जाए, उसकी विधवा 20-22 साल की हो, क्या वो अपने जीवन को इसी तरह से उसकी विधवा बनवा कर रो रो कर काटे? क्या ये नियम सही है या गलत है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहां पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, आज 5 फरवरी है और आज हमारा जन्मदिन भी है। आप सभी से हम आशीर्वाद की कामना करते हैं कि आप हमें आशीर्वाद जरूर देकर जाएं। आइए उन लोगों का नाम लेते हैं जिन्होंने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे। आता है मोनू जैन जी का आता है, वो लिखते हैं वेरी नाइस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज डीईओ, राम राम भाई साहब, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल सिंह जी, टॉप स्टोरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। दोस्तों, रघु रावत हमें कमेंट करते हैं, रघुवीर सिंह नेगी जी भी हमें कमेंट करते हैं और उसके बाद जो कमेंट आता है राम प्रताप शुक्ला का आता है, वो अति सुंदर लिखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से कमेंट करते रहें। उसके बाद सुनीता जी का कमेंट आता है, बहुत ही धन्यवाद आपका सुनीता जी। शंकर स्वामी जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय वीके जी हमें कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसान हूँ, ये भी हर दिन हमारे वीडियोज को देखते हैं, दिल से दिल तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है बॉबी देवी का आता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला ग्रिप्स जी हमें कमेंट करती हैं, वेरी इमोशनल बट नाइस स्टोरी, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सपन देह का कमेंट आता है, नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। राम निहोर यादव जी हमें कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज मैंने अपने जन्मदिन की एक पोस्ट साझा की थी, उस पर भी सुबह से ही कमेंट आ रहे हैं, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, जिसमें से कुछ कमेंट अभी तक आए हैं जिनका नाम मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ। राहुल रावत जी हमें कमेंट करते हैं, हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत धन्यवाद। APH न्यूज़ 2.0 कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट जगवीर तनवर जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा शर्मा जी हमें कमेंट करते हैं, हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज रावत चेयरमैन जी का आता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमें आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राम बहादुर सिंह यादव जी, हैप्पी बर्थडे भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय में से समय निकाला। तोताराम जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जगत राम नोटियाल जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राम गोसाई जी कमेंट करते हैं, कुमार केसी जी, नरेश बघेल जी, और उसके बाद में धूमी जी कमेंट करते हैं, मोहित रावत अंधोपिया जी, यश रावत, अनिल अंधोपिया और एडवोकेट तनवर जी। दोस्तों, आप सभी लोग हमें जन्मदिन पर आशीर्वाद देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमें आशीर्वाद देते रहें और इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।